और अब जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस कुछ भी करके क्वेश्चन आ सकता है और आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग? साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंस मतलब क्या है? अब नर्सिंग के अंदर साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? एज अ नर्स वो आपकी हेल्प कर सकती है कि आप अपने बारे में अवेयर हो, अपने आप को समझो, पेशेंट्स को हैंडल करो, पेशेंट की जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करो। इसके अलावा पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा मेंटेन करो, पेशेंट प्लस फैमिली मेम्बर के साथ में रिलेशन अच्छा मेंटेन करो। ठीक है। दूसरा, खुद के साथ में खुद को समझने में हेल्प करेगा। इसके साथ में ओके। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो नर्स के साथ में जो कलीग्स होते हैं वो साथ में काम करते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे जो साइकोलॉजी है वो नर्सिंग के अंदर मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम इसकी टोटल 9 सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, मेरे टाइम पे तो आए थे, अब आपका मुझे पता नहीं है, बट ऑब्वियसली आएंगे। अभी सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से 5 मार्क्स में आ सकता है। सो साइकोलॉजी इज़ वेरी important in nursing because it helps nurses understand human behavior and provide effective care. Its significance can be explained in the following ways. एग्ज़ाम के अंदर ऐसे सबसे पहले इंट्रो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नहीं आया तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन चिपका देना यार, पर ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। सीधा ही लिख दोगे तो मार्क्स कम आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है? हेल्प्स नर्स टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ, मतलब खुद को समझने में नर्स की जो ये हेल्प करती हैं साइकोलॉजी हेल्प्स द नर्स नो हर ओवन पर्सनैलिटी, इमोशंस, स्ट्रेंथन एंड वीकनेस। सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये कुछ चीज़ें आपको लिखनी है, मेन हेडिंग से याद रखना। और इसमें लिखना वो है, अगर आप साइकोलॉजी को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको लाइंस खुद ब खुद आ जाएंगी कि मेन साइकोलॉजी में लिखना क्या है। अब इसके बाद में हम सेकंड पे बात करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट। साइकोलॉजी जो है वो पेशेंट को समझने में, उनकी फीलिंग्स को समझने में, उनके बिहेवियर को समझने में, फीलिंग्स, नीड्स एंड बिहेवियर को समझने में हेल्प करती हैं। It helps to understand patients' anxieties, fears and reactions. तो उसके बाद में अब थर्ड वन इज़ हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। अब वहाँ पे आप बोलेंगे हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड पेशेंट तो था, फिर यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर फिर से क्यों आ गया? इसके पीछे का रीज़न ये है कि नॉर्मल बिहेवियर हम जानते हैं, ठीक है, अब एबनॉर्मल बिहेवियर को भी तो पता होना ज़रूरी है ना। तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। आप मन से भी बहुत सारी हेडिंग्स बना सकते हो, बट मैं ऑथेंटिक हेडिंग्स बता रही हूँ। हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। नर्सेज ऑफन मीट पेशेंट विथ मेंटल इलनेस एंड एबनॉर्मल रिएक्शंस। सो अब समझ आया, ये साइकेट्रिक में मेन रोल प्ले करेगा, मेंटली इल पेशेंट में मेन रोल प्ले करेगा। साइकोलॉजी हेल्प them detect unusual behavior early and report it for proper treatment. तो ऑब्वियसली अगर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है तभी आप प्रॉपरली बता सकते हैं कि कोई डिप्रेशन की फेज़ में है या कौन सी कंडीशन में। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब कि सामने वाले पर्सन को क्या कंडीशन है। फोर्थ वन इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर। अदर्स बिहेवियर मतलब डॉक्टर का नेचर, बिहेवियर समझने में, कोवर्कर्स का बिहेवियर समझने में और उनके साथ कॉपरेट करने में, एंड पेशेंट के रिलेटिव्स का बिहेवियर समझ के उनको उसके साथ में उस हिसाब से रिएक्ट करने में ये हेल्प करता है। सो साइकोलॉजी गाइड देम टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स फॉर बेटर टीम वर्क। मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो है वो बेटर टीम वर्क में हेल्प करता है। फिर फिफ्थ वन इज़ हेल्प टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर। अब जब नर्स को पता है कि पेशेंट्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, पेशेंट की इमोशनल फीलिंग्स क्या है, अभी फिज़िकल कंडीशंस क्या है और सोशल नीड्स क्या है, जो कि सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे,
तो वो अच्छे से पेशेंट को केयर जो है वो प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी उसमें हेल्प प्रोवाइड करवाती हैं। फिर इसके बाद में है हेल्प पेशेंट्स एडजस्ट टू द सिचुएशन। पेशेंट को पता है, सॉरी नर्स को पता है कि इस कंडीशन में ये पेशेंट किस तरीके से कॉप अप करेगा और इसको किस तरीके से कॉप अप करवाना है। म्यूज़िक थेरेपी प्रोवाइड करवानी है, काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, या फैमिली सपोर्ट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस, फियर, फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें नर्स तभी समझ पाएगी जब उसको साइकोलॉजी का नॉलेज होएगा। फिर इसके बाद में हमारा 7th वन है हेल्प स्टूडेंट नर्स टू अप्रिसिएट द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब या मैं से स्टूडेंट नर्स हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टाइम पे नहीं था, अब जो न्यू एडिशंस आए हैं बुक्स के उसमें हैं। सो हेल्प स्टूडेंट नर्स टू अप्रिसिएट द नीड फॉर इन्वायरमेंट चेंज। जो इन्वायरमेंट चेंज है पेशेंट के लिए करना है, उसकी नीड है या नहीं है उसका पता लगाने में हेल्प करती है। अब आपको पता लगा पूरी की पूरी यूनिट में सारी की सारी चीज़ें घूम फिर के वापस आ रही हैं। साइकोलॉजी टीचेज द एनवायरमेंट अफेक्ट हेल्थ एंड रिकवरी। स्टूडेंट नर्सेज लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लीन, सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट। अगर आपको पता हो तो जो कैसा कलर होना चाहिए हॉस्पिटल्स का और किस तरीके से क्लीनलीनेस है, सफाई है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके बाद में है हेल्प इन इफ़ेक्टिव स्टडी। अच्छे तरीके से पढ़ने में हेल्प करती हैं। वही जो हमने एजुकेशन वाले में लिखा था, एजुकेशन का रोल साइकोलॉजी में क्या है, तो वहीं मेमोरी इम्प्रूवमेंट, कंसंट्रेशन बनाने में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इन सब में जो है वो हेल्प करती हैं एक नर्स की। फिर उसके बाद में है हेल्प इन री एडजस्टमेंट। री एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिचुएशन है उसमें एडजस्ट होने में हेल्प करती है, उससे चैलेंज करने में। अगर कोई न्यू सिचुएशन आ गई है तो अगर उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं तो उनको फिर से एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम कोई ऐसी सिचुएशंस में चले जाते हैं जब हम बोलते हैं हम स्टेबल नहीं हैं, तो वापस कॉमन सिचुएशन में, कॉमन लैंग्वेज में बोलो तो फिर से स्टेबल करने में हेल्प करती हैं। So help in readjustment. Nursing students and professors face new situations and challenges. Psychology helps them to adapt to new rules, responsibilities and environment with confidence. यहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग था वो ख़त्म होता है। टोटल 9 थे, जिसके अंदर सबसे पहला ये था कि खुद को समझने में नर्स अपने आप को समझे, इसमें हेल्प कर सकती है। आंखें बंद करो और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। खुद को समझने में खुद की तरफ इशारा करो। खुद को समझने में साइकोलॉजी ने हेल्प की। पेशेंट को समझने में सामने की तरफ इशारा करो। फिर एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने में, अब पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर, पगला हुआ पेशेंट इमेजिन करो, उसको समझने में हेल्प कर रही है। 4th वन, दूसरे लोगों को समझने में, लाइक नर्स नहीं, जो को वर्कर है, पेशेंट है, डॉक्टर्स है, आपके आइट साइड में देखो वो लोग खड़े हैं, उसको इमेजिन करो और उनको समझने में हेल्प कर रही है। डॉक्टर हो गया, को वर्कर हो गया, पेशेंट हो गया, तो इनके साथ में आपका रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। 5th वन क्या है, प्रोवाइड क्वालिटी केयर। अब सामने वाले पेशेंट को देखो, उसको आपको प्रोवाइड क्वालिटी केयर करवानी है बेचारा, तो उसमें ये कौन हेल्प करेगा, कौन आपका सहारा बनेगा, कौन आपका सहारा बनेगा, साइकोलॉजी। 6th वन इज़ कि जो सिचुएशन है उसको एडजस्ट करने में, अब वो पेशेंट बौखला गया, डर रहा है, देखो उसको एडजस्ट करने में, या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल में, पेशेंट लड़ झगड़ रहे हैं, उसको एडजस्ट करने में, या उसको रिलेटिव्स लड़ रहे हैं उसको एडजस्ट करने में कौन हेल्प करेगा, साइकोलॉजी हेल्प करेगी। तो क्या देख रहे हो, और उसके बाद में और क्या देखना है। अब पास में एक स्टूडेंट नर्स खड़ी है, उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस का क्या क्या रोल होता है, तो आप उसको समझाओगे, उसमें उसकी हेल्प करेगा ये कि इन्वायरमेंटल चेंज किस तरीके से हेल्प करता है अगर साफ़ सुथरा है और क्लीन है या फिर काम इन्वायरमेंट है। फिर 8th वन, स्टडी में हेल्प करेगा। आपके हाथ में जो बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ पाओ, नॉर्थ सेट तक पहुंच पाओ, या फिर अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाओ, उसमें हेल्प करेगा। फिर है 9th वन, अभी आइज़ क्लोज ही करो, री एडजस्टमेंट। ये जो सिचुएशन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन से आप अब आए हो हॉस्पिटल से,
वापस घर पहुँचो तब नॉर्मली पहुँचो, इसमें साइकोलॉजी हेल्प करेगी। तो क्या देख रहे हो आप, आपके सामने पेशेंट है, उसके बिहेवियर को समझने में, एक एबनॉर्मल पेशेंट है, उसके पेशेंट बिहेवियर को समझने में, आसपास में जो डॉक्टर्स और कोवर्कर्स हैं उनके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने में, आईपीआर अच्छा मेंटेन करने में, और पास में ही वार्ड है, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स वगैरह लड़ रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस या फिर उनकी एंजाइटी को कम करने में, पेशेंट की एंजाइटी को कम करने में, पेशेंट के आसपास सराउंडिंग गंदा एनवायरनमेंट है और स्टूडेंट नर्स अच्छे से उसको सोच रही है कि मैम ये ठीक क्यों नहीं हो रही, तो उसकी हेल्प करेगा ये बताने में कि ये जो इन्वायरमेंट है वो ठीक करने से उसकी कंडीशन और अच्छे से बेटर हो सकती है। रीएडजस्टमेंट, ये सारी थकान भरी सिचुएशन से जब घर जाओ तो शांति से जाओ, घर वालों को परेशान ना करो। उसमें कौन हेल्प करेगी? साइकोलॉजी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी या सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी है वो ख़त्म होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ पहले ही। अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज़, मतलब डेली लाइफ इश्यूज़ को सॉल्व करने में साइकोलॉजी किस तरीके से हेल्प करेगी वो हम पढ़ेंगे। अब देख लो, ये जो नर्स के डेली लाइफ इश्यूज़ थे वहीं कहीं ना कहीं नॉर्मल लोगों के भी होते हैं, तो वहीं सारी मेन चीज़ें आएंगी और कुछ चेंजेस इसके अंदर नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब क्या है? हम उसको अप्लाई कर रहे हैं डेली लाइफ में, उसको सॉल्व कर, उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं? सॉल्व करने में। कौन से वाले इश्यूज़? डेली इश्यूज़। अब एवरीडे इश्यूज़ में क्या होता है? सबसे पहले देखो, बाहर कुछ लोग गली में कहीं ना कहीं तो लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होगा, उसको सॉल्व करने में। कोई बच्चा होगा वो परेशान होएगा, पढ़ाई नहीं हो रही होगी इसके ठीक से, उसको सॉल्व करने में। कोई आपको तंग हारा बेरोज़गार या फिर जो बिजनेस से फेल पर्सन है वो मिल जाएगा, उसको सॉल्व करने में। या फिर कहीं ना कहीं आपका जो अपनी सोसाइटी के प्रति जो नेचर है उसको सॉल्व करने में, क्रिमिनल्स जो क्राइम कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में, उनकी साइकी को समझने में। ये जो आसपास में हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? सारी जगह पे गंदगी है, तो वहाँ पे लोगों की साइकी को सॉल्व करने में, सोशली जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर इसकी मेन हेडिंग्स क्या होगी ये आपको नहीं पता होगा ना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप पढ़ लेना, अप्लाइड साइकोलॉजी मीन्स रामायण मैंने पूरी गा ली है, ठीक है। अब इसके बाद में जो पहली हेडिंग है हमारी वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमने जो रिलेशन पढ़ा था साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वही सेम इसके अंदर है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है लर्निंग में, इफ़ेक्टिव लर्निंग में, पढ़ाने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करने में, और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको हैंडल करने में। लाइक कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत कामली रहते हैं फिर भी बच्चे उनसे डरते हैं, कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट रहते हैं फिर भी बच्चे नहीं डरते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का मेन रोल होता है। फिर दूसरा, टीचर्स जो हैं वो बच्चों की मेमोरी, मोटिवेशन या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस को समझे। जैसे कि हाँ, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब रट्टा मारो, तो अब उस चीज़ को समझने में कि कौन पर्सन रट्टा मार सकता है, कौन किस फील्ड में अच्छा है, इसमें भी क्या टीचर्स अगर समझेंगे तभी वो पेशेंट क्या है यार, पेरेंट्स को समझा पाएंगे और जो बच्चे हैं उसका भविष्य सुधार पाएंगे। तो यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्कूल लाइफ से ही। फिर दूसरा, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल, तो ये कैसे हेल्प करती हैं? तो एम्प्लॉय के सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें। फिर हेल्थ साइकोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हेल्थ साइकोलॉजी हमारी उस तरीके से हेल्प करती है कि हमारा जो इमोशंस, बिहेवियर या लाइफस्टाइल है अगर वो इफ़ेक्ट हो गई तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। जब वो सब अफेक्ट होंगी तो फिज़िकल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। इस वजह से हमारा जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में, हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करने में, और हमारी जो क्रोनिक इलनेस है उसको कंट्रोल करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। जैसे कि सुनने को आपने देखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनकी दोनों किडनीज जो हैं वो वर्किंग नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ स्टाइल को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो वहाँ पे साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका ईश्वर में
विश्वास है। दूसरी चीज़ कंट्रोलिंग स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। अब स्ट्रेस की वजह से हेल्थ साइकोलॉजी, स्ट्रेस का सीधा फ़र्क किसके ऊपर पड़ता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये हमारी किस में हेल्प कर देगी, हेल्दी रहने में भी हेल्प कर देगी। फिर हमारा नेक्स्ट वन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव मतलब क्या होता है कि आपकी मेमोरी कैसी है, आप कितने देर तक किसी चीज़ पे अटेंशन रख पा रहे हो। अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बनाती हूँ तो आप 1 घंटे का वीडियो देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। आपकी थिंकिंग कैसी है, नॉर्मल तरीके से सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। लाइक जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी थिंकिंग हम बोल सकते हैं उसमें अल्ट्रेशंस होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उन सब में साइकोलॉजी हेल्प करती हैं। अब आप बोलोगे कैसे, मेमोरी में साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती हैं। कुछ नियमों कुछ हम ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बीच बीच में लाइव एग्जांपल्स देती हूँ। कुछ इमेजिनेशंस का यूज़ करते हैं, कलरफुल चीज़ें। तो वो मेमोरी को अच्छा बनाने में साइकोलॉजी हेल्प करती हैं। अटेंशन, लाइक अटेंशन के लिए, अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कुछ चीज़ है नहीं, बट अटेंशन के लिए अगर यही मैं आपको पढ़ा रही होती कैमरा ऑन करके, मेरा फेस दिख रहा होता, गंदा बन गया ना, कोई बात नहीं, अगर मेरा फेस दिख रहा होता तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझ आ रही है वो थोड़ा अलग तरीके से आती, शायद आपको और अच्छे से समझ आती और आपका अटेंशन बहुत अच्छे से होता। तो यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, मेमोरी में, अटेंशन में, थिंकिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने देख लिया हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं मेंटली या फिर इमोशनल डिसऑर्डर्स का। तो ऑब्वियसली जब उसी का कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करेगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट वन हमारा क्या है, अबे दिख जा, सॉरी, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, जो हाँ एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनका माइंडसेट, उनका मोटिवेशन और जब कंपटीशन की कंडीशन होती है उस टाइम पे उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसमें वो क्या हेल्प करेगी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करेगी। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हमने बोला था बच्चा जो इन्फेंट है वहाँ से लेके ओल्ड एज तक हम उसकी स्टडी करते हैं बिहेवियर की। तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ आएंगी। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी, अब जैसे कि देखो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे कि कुछ औरतें नहीं आती वो बोलती है मैंने तो तेरे को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, अच्छे से जानती हूँ। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उसकी साइकी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर सब देखा है, वो उसको अच्छे से जानती हैं। तो वो अच्छे से बता सकती हैं कि ये व्यक्ति कैसी सिचुएशन में कैसा काम करेगा। तो वहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी काम आती हैं, बोल सकते हैं वो एक तरीके की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का यूज़ कर रही हैं। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल्स का बिहेवियर क्यों काम किया ये सारी चीज़ें जानने में। सोशल साइकोलॉजी, लोगों के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने में, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, आजकल की जो रिलेशनशिप है जैसे कि पता नहीं कौन कौन से रिलेशनशिप्स आते हैं, सिचुएशनशिप हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे एक ही नाम पता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारी जो सोशल साइकोलॉजी वो अच्छी नहीं है, हमारा जो बिहेवियर है सोसाइटी के लिए वो अच्छा नहीं है। कुछ वीडियोस देखे होंगे कि अगर कोई गिर रहा है या फिर किसी की डेथ भी हो जाती है तो लोग वीडियोस बनाते हैं। तो वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी कहीं ना कहीं जो अपना रोल है वो अच्छे से प्ले नहीं कर रही है। तो सोशल साइकोलॉजी वो क्या है, एक सोशल साइकोलॉजी है। तो ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ आ रही हैं कि आप लोगों का किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, क्या ग्रुप में जब आप जाते हैं तो सब आपके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो सब क्या है, एक सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। यहाँ पे ये यूनिट ख़त्म होती है, मैं रिवाइज़ कर देती हूँ क्योंकि कचरा तो मेरा खुद के दिमाग में बन चुका है, आपका मुझे नहीं पता। अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज़। एवरीडे इश्यूज़, पहला एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं हमारे दिमाग में कि पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, साइकोलॉजी ठीक से करो अपनी, लर्निंग अच्छे से सीखो, मेमोरी अच्छे से सीखो, टीचर अच्छे से पढ़ाएं तो होगी लर्निंग।
सेकंड इश्यूज़ क्या आ जाता है कि इंडस्ट्रियल सामान नहीं बिक रहा, क्यों नहीं बिक रहा, मज़दूर काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करवाएं, ये सारे साइकोलॉजी से सीखेंगे हम। फिर अब हेल्थ साइकोलॉजी, एक सारे दिन औरतें बीमार पड़ी रहती हैं, क्यों पड़ी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का मेन रोल है। जब आप उनकी साइकोलॉजी को समझोगे तब आपको समझ आएगा कि वो खुद ही इतनी परेशान हो चुकी होती हैं कि वो उनके हेल्थ पे अफेक्ट डालती हैं। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब अब चीज़ें याद नहीं रहती है, पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन कहीं रख दिया था, अब मिल नहीं रहा, ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, पर मान लो कि अपने अपने जूते कहीं रख दिया और भूल गए, तो वो वाली चीज़ें उसको हेल्प करने में, उस चीज़ को सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा, साइकोलॉजी हेल्प करेगा। अब डिप्रेशन हो गया किसी को, अब सामने वाले को है तो बुखार लेकिन रोए रोए जा रहा है, उसमें कौन हेल्प करेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प करेगी, हम उसको समझाएंगे अच्छे से। तो फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स मैन है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, तो वो किस वजह से हैं, साइकोलॉजी की वजह से हैं। अब वहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है कि बच्चे की जो पेरेंट्स, टीचर एंड केयर गिवर एज नीड्स ऑफ ईच एज ग्रुप, किस एज ग्रुप की क्या नीड्स हैं। लाइक आप छोटे बच्चों के साथ में आजकल रील्स बनती हैं कपल्स वाली, वो उनको नीड ही नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, पर वो चीज़ हो रही है। अब बच्चों को किस एज में शादी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आएंगी। किस एज में क्या काम, व्यक्ति को क्या काम की आवश्यकता है, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ जाएंगी। क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल की खोपड़ी में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसे काम कर रहा है, उसको सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा, क्रिमिनल। सोशल साइकोलॉजी, लोगों के साथ में रिलेशन कैसा है, लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा, सोशल साइकोलॉजी में। और यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।